सोच कर देखिए, एक इंसान ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगाकर लगभग 6 लाख यानी 600,000 किस्से और रिपोर्ट्स इकट्ठा की, दुनिया भर का सफर किया। और फिर उसने उनमें से लगभग 99% को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल 99% रिजेक्शन रेट। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सिलेक्ट किया और एक ऐसी किताब बनाई जो आज सदियों बाद भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। आज की इस गहरी चर्चा में हम ठीक इसी टेक्स्ट के अंदर उतरने वाले हैं। हमारा आज का विषय एक बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पर आधारित है। हाँ, और ये पेपर इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, जिन्हें हम आम तौर पर इमाम बुखारी कहते हैं, उनके प्रसिद्ध संकलन सही अल बुखारी से जुड़े 100 विवादास्पद या कहें तो टैबू सवालों का विश्लेषण करता है। सही कहा। और इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। इस घने एकेडमिक सोर्स मटेरियल से उन जरूरी तथ्यों को निकालना है जो इस पूरे विषय की समझ को बेहतर बनाते हैं, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के, ताकि सुनने वालों को मुद्दे की गहराई समझ आए। पर चर्चा शुरू करने से पहले देखिए, एक बात तय करना बहुत जरूरी है। इस रिसर्च पेपर की सबसे खास बात यह है कि इसने किसी एक खिड़की से इतिहास को नहीं देखा है। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें। एग्जैक्टली। इसमें सुन्नी, शिया, एक्स मुस्लिम, एथिस्ट और आधुनिक एकेडमिक विद्वानों सबके अलग अलग दृष्टिकोण शामिल हैं। तो यहाँ हमारा काम किसी धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक पक्ष की तरफ झुकना नहीं है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि जो अलग अलग व्यूज इस ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं, उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखा जाए। ये क्लियर करना वाकई जरूरी था, ताकि इतिहास और तथ्य खुद अपनी कहानी बताएं। तो उस चौंधिया देने वाले आंकड़े पर वापस आते हैं। 6 लाख रिपोर्ट्स का क्लेम। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या सच में इतनी अलग अलग कहानियां थी उस वक्त। वही तो कैच है। पेपर इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है। ये 6 लाख यूनिक कहानियां नहीं थी, इसमें एक ही कहानी या रिपोर्ट की अलग अलग ट्रांसमिशन चेन्स शामिल थीं। अच्छा, यानी अगर एक ही बात 10 अलग अलग रास्तों से अलग अलग लोगों के जरिए आई है तो उसे 10 अलग रिपोर्ट्स माना गया है। सही पकड़ा। इमाम बुखारी ने इस विशाल डेटा को फिल्टर करके लगभग 7,275 हदीस तक लाकर खड़ा किया, और अगर रेपिटेशंस को हटा दिया जाए तो ये लगभग 2600 यूनिक रिपोर्ट्स बचती हैं। एक पूरी जिंदगी लग गई इस 99% रिजेक्शन रेट वाले फिल्टर को बनाने में। इस मॉन्यूमेंटल काम के पीछे आखिर वो शख्स कौन था? पेपर में उनकी जीवनी के कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो सच में हैरान करती हैं। जैसे उनका बैकग्राउंड। हाँ, उनका जन्म 810 सीई में बुखारा में हुआ था, जो आज के दौर में उज्बेकिस्तान में आता है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके परिवार का बैकग्राउंड अरब नहीं बल्कि पर्शियन था। उनके परदादा ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। और उनकी शुरुआती जिंदगी से जुड़ी एक और डिटेल है जो ट्रेडिशनल नैरेटिव में बहुत डीपली बैठी हुई है। कहा जाता है कि बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। उनकी जीवनी लिखने वाले जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि उनकी माँ की लगातार और गहरी दुआओं के असर से उनकी रोशनी चमत्कारी रूप से वापस आ गई। लेकिन इस रिसर्च पेपर ने इस किस्से पर आधुनिक इतिहासकारों का नजरिया भी दिया है। मॉडर्न स्कॉलर्स इसे हैगियोग्राफी के लेंस से देखते हैं। हैगियोग्राफी यानी संत चरित्र लिखने की वो परंपरा जहां महान शख्सियतों की जीवनी को थोड़ा और देवीय या डिवाइन बनाने के लिए चमत्कारी किस्से जोड़ दिए जाते थे। बिल्कुल, यह दिखाने के लिए कि ये शख्स बचपन से ही किसी खास मकसद के लिए चुना गया था। हैगियोग्राफी वाली बात पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जिस चीज में कोई डाउट नहीं है वो है उनका फिजिकल सफर। ओह, उनका ट्रैवल रिकॉर्ड तो इंसेन था। 9th सेंचुरी के हिसाब से सोचें, न आधुनिक सड़कें, न ट्रेन्स, न फ्लाइट्स। उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करने के लिए हिजाज, इराक, इजिप्ट और सीरिया का लंबा सफर किया और लगभग 1000 से ज्यादा टीचर्स से पढ़ा। अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझाना हो तो ये कुछ ऐसा है जैसे आज आपको दुनिया भर के डेटा सेंटर्स का बैकअप लेना हो, लेकिन इंटरनेट नहीं है। आपको खुद फिजिकली हर एक देश के सर्वर रूम में जाकर हार्ड ड्राइव प्लग इन करनी पड़ेगी, डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर अगले देश जाना पड़ेगा। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। एक इनसेन लेवल का डेडिकेशन था ये। लेकिन इतने सम्मान और ज्ञान के बावजूद पेपर में उनकी जिंदगी के 2 ऐसे किस्से हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें कितनी आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें 2 बार बड़े शहरों से निष्कासित किया गया, निकाल दिया गया। पहला इंसिडेंस निशापुर का था ना, जहां एक प्योरली थियोलॉजिकल डिबेट उनके खिलाफ चली गई। हाँ,
निशापुर का वो विवाद उस वक्त के सबसे सेंसिटिव मुद्दों में से एक था। ये डिबेट इस बात पर थी कि कुरान का जो पाठ है, यानी जब इंसान उसे पढ़ता है तो क्या वो रेसिटेशन क्रिएटेड है या अनक्रिएटेड, इंसान का बनाया हुआ कर्म या ईश्वर का शब्द। इमाम बुखारी का अपना एक बड़ा न्यूआंस्ड स्टैंड था इस पे। उनका मानना था कि कुरान डेफिनेटली ईश्वर का शब्द है, लेकिन जब एक इंसान उस शब्द को अपने गले से पढ़ता है तो उसकी आवाज, उसका प्रोनाउंसिएशन, वो सब क्रिएटेड है, वो उस इंसान का कर्म है। उस दौर के ऑर्थोडॉक्स विद्वानों को ये न्यूआंस समझ नहीं आया और उन्होंने इसे हेरेटिकल या विधर्मिक मान लिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें निशापुर छोड़ना पड़ा। और दूसरा इंसिडेंस तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है, जो उनके अपने ही गृहनगर बुखारा में हुआ। बुखारा के गवर्नर वाला किस्सा? हाँ, गवर्नर ने उन्हें बुलवाकर फरमाइश की कि इमाम बुखारी उनके बच्चों को घर आकर अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ पढ़ाएं। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब बड़ा स्पष्ट था कि ज्ञान का दरवाजा सबके लिए बराबर खुलता है, जिसे सीखना है उसे भीड़ के साथ बैठकर सीखना होगा। गवर्नर की ईगो हर्ट हो गई होगी, बिल्कुल, और उन्हें उनके ही शहर से निकाल दिया गया। अंत में खड़तांग नाम के एक छोटे से गांव में उनका निधन हुआ। ये दिखाता है कि वो अपने असूलों को लेकर कितने रिजिड थे। और यही रिजिडिटी, यही असूलों का पक्का होना उनकी उस पूरी किताब के पीछे का ड्राइविंग फोर्स बना। जब हम उस 99% रिजेक्शन रेट वाले फिल्टर की बात करते हैं तो वो कोई रैंडम चुनाव नहीं था। उसके पीछे एक स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी थी जिसमें 16 साल लगे। इस पूरे सिस्टम को 2 मुख्य पिलर्स पर खड़ा किया गया था, इस्नाद और मतन। इन टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। मतन हो गया खबर का कंटेंट, मूल पाठ, और इस्नाद हो गई ट्रांसमिशन चेन, यानी वो खबर एक इंसान से दूसरे इंसान तक किन कड़ियों से गुजरती हुई आई। इसको हम उस टेलीफोन गेम की तरह समझ सकते हैं जो बचपन में खेलते थे। एक इंसान दूसरे के कान में कुछ कहता है, दूसरा तीसरे को, और आखिर तक आते आते बात बदल जाती है। लेकिन यहाँ ये गेम 10 मिनट में नहीं चल रहा था, ये 200 साल लंबा टेलीफोन गेम था। इस पेपर के मुताबिक बुखारी का पूरा फोकस इस्नाद पर था। उन्हें चेक करना था कि उस लंबे गेम का हर एक खिलाड़ी कैसा था। उन्होंने हर नारेटर के लिए 2 शर्तें रखी थीं, जिनको पास करना आसान नहीं था। पहली शर्त थी अदल, जिसका मतलब है अपराइट कैरेक्टर, यानी क्या उस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी झूठ बोला है, क्या उसने कभी किसी जानवर को भी धोखा दिया है? अगर हाँ तो रिपोर्ट रिजेक्ट। और दूसरी शर्त थी दब्त, यानी प्रिसाइज मेमोरी। क्या वो इंसान चीजों को भूल जाता है, उम्र के साथ याददाश्त कमजोर तो नहीं हुई? इसके अलावा उन्होंने एक और स्ट्रिक्ट नियम बनाया था। उन्होंने लाजमी किया था कि चेन में आने वाले 2 लोगों का सिर्फ एक ही जमाने में जिंदा होना काफी नहीं है, उनकी आपस में मुलाकात का पुख्ता सबूत होना चाहिए। ये लेवल ऑफ स्क्रूटनी वाकई इंप्रेसिव लगती है, लेकिन पेपर इस बात को हाईलाइट करता है कि स्केप्टिसिज्म यहाँ खत्म नहीं होता। एक्स मुस्लिम्स और आधुनिक सेक्युलर एकेडमिक्स इस पर एक तगड़ा सवाल उठाते हैं। उनका क्रिटिक ये है कि चाहे आप नरेटर का बैकग्राउंड चेक कितना भी कर लें, ह्यूमन मेमोरी आखिर ह्यूमन मेमोरी ही होती है। 200 साल का गैप ओरल हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा समय होता है। उनका मानना है कि इतनी सदियों तक सिर्फ सुनी सुनाई बातों को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ बचाकर रखना प्रैक्टिकली असंभव है। ये स्केप्टिसिज्म लॉजिकल लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल स्कॉलर्स और आज के मॉडर्न डिफेंडर्स जैसे जॉनथन ब्राउन इसका काफी मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि उस दौर को आज के टेक्स्ट बेस्ड समाज के लेंस से नहीं देखा जा सकता। उस जमाने की कल्चर्स पूरी तरह ओरल ट्रांसमिशन पर निर्भर थी, इसलिए उनकी याद रखने की कैपेसिटी आज के इंसान से बिल्कुल अलग लेवल पर थी। साथ ही डिफेंडर्स मास ट्रांसमिशन का लॉजिक देते हैं। ये बातें सीक्रेटली एक इंसान से दूसरे तक नहीं जा रही थी। ओवरलैपिंग लाइफ टाइम्स थे। एक जनरेशन के सैकड़ों लोग दूसरी जनरेशन के सैकड़ों लोगों के साथ थे, और उस वक्त लोग लिख भी रहे थे। पर्सनल नोटबुक्स थी, ओरल और रिटन सिस्टम्स एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे थे। ये मेथोडोलॉजी वाली बहस अपनी जगह है, लेकिन इस रिसर्च पेपर में एक और डीपर टेंशन का जिक्र है, और वो है सेक्टेरियन डिवाइड, शिया और सुन्नी दृष्टिकोण का अंतर। हमने शुरू में कहा था कि हम इन मुद्दों को न्यूट्रली देखेंगे, तो चलिए इस सेक्टेरियन पहलू को समझते हैं। शिया स्कॉलर्स की तरफ से सबसे बड़ा एकेडमिक क्रिटिक ये आता है कि इस विशाल किताब में
गदीर खुम जैसे इवेंट्स को दर्ज क्यों नहीं किया गया? गदीर खुम शिया इतिहास का वो महत्वपूर्ण इवेंट है जहां उनके मुताबिक हजरत अली को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। इसके अलावा अहलुल बैत यानी प्रॉफिट के परिवार से जुड़ी कई हदीसों को इसमें जगह नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ अबू बकर और उमर की प्रशंसा वाली रिपोर्ट्स इसमें काफ़ी हैं। शिया दृष्टिकोण ये मानता है कि इस सिलेक्शन के पीछे कहीं ना कहीं उस दौर की राजनीति, खासकर उमायद और अब्बासिद एम्पायर्स का दबाव या प्रभाव था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि उमायद और अब्बासिद उस दौर के बड़े पॉलिटिकल डायनास्टीज थे। तो शिया क्रिटिक ये है कि कहीं ये कॉम्पिलेशन उस पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करने के लिए तो नहीं बना। लेकिन पेपर में सुन्नी स्कॉलर्स का डिफेंस भी उतना ही क्लियर है। वो इस थियोलॉजी के एंगल को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट इस बात पर टिका है कि इमाम बुखारी को थियोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें सिर्फ अपनी इस्नाद वाली शर्तों से मतलब था। यानी अगर किसी नरेटर के विचार ओपनली प्रो अली थे लेकिन उसकी चेन स्ट्रांग थी और वो अदल और दब्त के क्राइटेरियन पर पास था तो उसे भी किताब में शामिल किया गया। एग्जैक्टली। उनके हिसाब से अगर गदीर खुम या दूसरे किस्से शामिल नहीं हुए तो इसका कारण ट्रांसमिशन चेन की कमजोरी था, ना कि कोई पॉलिटिकल या सेक्टेरियन बायस। ये बेसिकली दो अलग अलग लेंसेज हैं एक ही किताब को देखने के। इस चर्चा का सबसे फैसिनेटिंग और थोड़ा कंटेंशियस हिस्सा अभी बाकी है। मेथोडोलॉजी कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, अगर आखिरी कंटेंट आज की समझ से टकराता है तो सवाल तो उठेंगे ही। पेपर का बड़ा हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि आज की मॉडर्न एथिक्स और साइंस के आगे ये हदीसेस कैसे स्टैंड करती हैं, जिसे हम टैबू कंटेंट कह रहे हैं। ये हिस्सा सच में दिमाग को झंझोड़ने वाला है। एक आम सोच होती है कि अगर फिल्टर इतना स्ट्रिक्ट था तो इसमें कुछ ऐसी बातें कैसे आ गईं जिन्हें आज जस्टिफाई करना मुश्किल लगता है। जैसे साइंस के नजरिए से देखें तो एक बहुत चर्चा में रहने वाली हदीस है मक्खी वाली, जिसमें कहा गया है कि अगर पीने के पानी या खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे उसमें पूरा डुबो देना चाहिए, क्योंकि मक्खी के एक पंख में बीमारी होती है और दूसरे में उसका इलाज। अब किसी आधुनिक मेडिकल स्टूडेंट या एथियस्ट और एक्स मुस्लिम के सामने ये बात रखी जाए तो उनका रिएक्शन यही होगा कि ये 7th सेंचुरी फोकलोर है। एक और इंस्टेंस है जिसमें बताया गया है कि पहले इंसान एडम की हाइट 60 क्यूबिट्स यानी लगभग 90 फीट थी। और एक रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि सूरज डूबते वक्त धरती के किसी कीचड़ वाले झरने में समा जाता है। ये बातें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी के सामने अनकंफर्टेबल सवाल खड़े करती हैं। आज का समाज नैतिक रूप से बहुत सेंसिटिव है, यानी एथिक्स एंड मोरालिटी। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है आयशा की उम्र का। जब उनकी शादी हुई तब उनकी उम्र 6 साल थी और जब वो शुरू हुई तब 9 साल। एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि औरतों का दिमाग और उनका धर्म मर्दों के मुकाबले कमजोर या आधा होता है। इसके अलावा धर्म छोड़ने पर यानी एपोस्टेसी पर मौत की सजा का जिक्र, और एक मेडिकल एडवाइस जिसमें इलाज के तौर पर ऊंट का मूत्र पीने को कहा गया है। इन मुद्दों पर अलग अलग ग्रुप्स क्या सोचते हैं, ये एनालिसिस इस पेपर की जान है। एक्स मुस्लिम, एथीस्ट और फेमिनिस्ट ग्रुप्स का स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर कट है। उनका मानना है कि चाहे इस्नाद कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर टेक्स्ट में औरतों को कमजोर दिमाग का बताया जा रहा है या 9 साल की उम्र में रुखसती की बात हो रही है तो ये आधुनिक ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के डायरेक्टली खिलाफ है। उनका तर्क है कि इन टेक्स्ट को किसी डिवाइन नॉलेज की तरह नहीं, बल्कि उस वक्त के असभ्य समाज के किस्से कहानियों की तरह हिस्टोरिकली क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। लेकिन फिर पेपर क्लासिकल सुन्नी दृष्टिकोण के बारे में बताता है, जो ठीक ऑपोजिट अप्रोच लेते हैं। क्लासिकल सुन्नी विद्वान इन सभी हदीस की ऑथेंटिसिटी को मानते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ढूंढते हैं। जैसे मक्खी वाली बात के लिए वो कहते हैं कि ये एक डीप हाइजीनिक ऑब्जर्वेशन था। आज कुछ मॉडर्न डिफेंडर्स उसे बैक्टीरियोफेज रिसर्च से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जहां वायरस बैक्टीरिया को मारता है। और औरतों वाली हदीस के बारे में उनका पॉइंट काफी स्पेसिफिक है ना। वो कहते हैं कि ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं थी कि औरतें इंटेलेक्चुअल रूप से बेवकूफ होती हैं, बल्कि ये लीगल टेस्टिमनी यानी फाइनेंशियल गवाही के संदर्भ और पीरियड्स के दौरान नमाज छूटने तक सीमित थी। सही कहा। और 90 फुट वाले एडम और सूरज के डूबने वाली बात का एक्सप्लेनेशन भी वो देते हैं। एडम की हाइट के लिए उनका आर्गुमेंट है कि ये धरती के फिजिकल लॉज के हिसाब से नहीं, बल्कि जन्नत के लॉज के हिसाब से बताया गया था। और सूरज वाले केस में वो इसे मेटाफोरिकल या विजुअल पर्सपेक्टिव के रूप में फ्रेम करते हैं। जैसे आज भी हम सनसेट कहते हैं, भले ही हमें पता हो कि सूरज डूब नहीं रहा, धरती घूम रही है।
उसी तरह किसी देखने वाले को सूरज कीचड़ में डूबता हुआ प्रतीत होता है, ये वही लिटरल ऑब्जर्वेशन है। इस पेपर में एक तीसरा ग्रुप भी है जिसका अप्रोच काफी प्रैग्मेटिक लगता है, मॉडर्न और रिफॉर्मिस्ट स्कॉलर्स। ये लोग ना तो एथियस्ट की तरह सब कुछ डिस्कार्ड करते हैं और ना ही क्लासिकल स्कॉलर्स की तरह हर चीज को शब्दशाह डिफेंड करते हैं। ये इज्तिहाद यानी इंडिपेंडेंट रीजनिंग पर जोर देते हैं। इनका मानना है कि इन बातों को मेटाफोरिकल या सिंबॉलिक रूप में देखना जरूरी है। खासकर आयशा की शादी वाली उम्र पर इनका पॉइंट बहुत वैलिड लगता है। इनके मुताबिक आज से 1400 साल पहले दुनिया भर की ट्राइबल सोसाइटीज में अडल्टहुड उम्र से नहीं बल्कि फिजिकल मैच्योरिटी या प्यूबर्टी से तय होती थी। इसीलिए तब के नॉर्म्स को आज की 21st सेंचुरी चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स के लेंस से कंपेयर करना कालदोषी या एनाक्रोनिस्टिक होगा। कुछ रिफॉर्मिस्ट तो उस जमाने के दूसरे हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रॉस रेफरेंस करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उम्र कम से कम लेट टीन्स में रही होगी। वो बीचों बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप मूल ज्ञान का आदर करते हुए भी आज के एथिक्स और साइंस को एम्ब्रेस कर सकते हैं। ये अलग अलग लेंसेज बहुत फैसिनेटिंग हैं। अब पेपर उस सेक्शन की तरफ बढ़ता है जिसने पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा प्रोवोक किया, द बुक्स जर्नी। उस पहली मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर आज हमारे मोबाइल ऐप्स और किताबों तक इस टेक्स्ट ने कैसे सफर किया। इसमें एक आहा मोमेंट है जिसे फिराबरी बॉटलनेक कहा गया है। किसी भी आम इंसान को लगता होगा कि इमाम बुखारी ने जो फाइनल कॉपी लिखी थी वो आज भी किसी म्यूजियम में मोटे शीशे के अंदर सुरक्षित रखी होगी। लेकिन ट्रूथ ये है कि उनके हाथ की लिखी हुई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज जो टेक्स्ट पूरी दुनिया में सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो उनके डायरेक्टली लिखे गए नोट्स से नहीं बल्कि मुख्य रूप से उनके एक अकेले स्टूडेंट जिसका नाम भाबरी था उसके जरिए हम तक पहुंचा है। इसे ही सिंगल ट्रांसमिटर इशू कहते हैं। स्केप्टिक्स इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। उनका सवाल लॉजिकल लगता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिस पर आज दुनिया भर का इस्लामिक कानून, नैतिकता और आम जीवन शैली टिकी हैं, उसका पूरा दारोमदार एक अकेले इंसान पर कैसे छोड़ा जा सकता है। ट्रांसमिशन के इस बॉटलनेक से गुजरते हुए कई चीजें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बदल गई होंगी। एक ही इंसान के जरिए इतना बड़ा सोर्स, ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन इसका डिफेंस, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन का हिस्ट्री उतना ही इंटरेस्टिंग है। ये क्लासिकल दुनिया थी, आज का क्लाउड स्टोरेज नहीं। डिफेंडर्स इस सिंगल ट्रांसमिटर वाले डाउट को उस वक्त के एजुकेशनल स्ट्रक्चर से क्लियर करते हैं। मतलब वो बंद कमरे में अकेले किताब नहीं लिख रहे थे। बिल्कुल नहीं। उस वक्त पब्लिक रेसिटेशन कल्चर था। वो इन हदीस को हजारों लोगों के मजमे में पढ़ते थे। उनके पास दुबाबरी अकेला स्टूडेंट नहीं था। दुबाबरी का वर्जन बचा रह गया क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट हो गया। लेकिन अगर दुबाबरी ने ओरिजिनल पब्लिक रेसिटेशन से कुछ अलग लिखा होता तो बाकी स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स की मेमोरी और उनके नोट्स से वो ऑटोमेटिकली क्रॉस चेक हो जाता। लोग तुरंत उस चूक को पकड़ लेते। इसलिए इस किताब की ऑथेंटिसिटी किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट पर नहीं बल्कि उस जमाने के कलेक्टिव कम्युनिटी कंसेंसस पर टिकी है। और शुरुआत में ये रातों रात सबसे ऑथेंटिक नहीं बन गई थी। पेपर बताता है कि इसे कैनोनिकल स्टेटस यानी सबसे बड़ा और अनचैलेंजेबल दर्जा मिलने में सदियां लग गईं। आने वाली सदियों के विद्वानों ने इस किताब को बार बार परखा, उसकी मेथोडोलॉजी को डाइसेक्ट किया और तब जाकर इसे एक्सेप्टेंस मिली। ये एक लंबा ग्रेजुअल स्कॉलरली एवोल्यूशन था। अगर इस सारी चर्चा को सोचें तो किसी के भी जहन में सवाल आ सकता है कि सुनने वालों को इस इंटेंस एकेडमिक डिबेट से क्या लेना देना, इसे आज की जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। तो इसका जवाब आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने में छुपा है। आज हम रोज हजारों फॉरवर्ड्स, आर्टिकल्स और न्यूज पढ़ते हैं और बिना सोचे दूसरों को भेज देते हैं। वहाँ इमाम बुखारी की ये 16 साल की छानबीन हमें क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा लेसन देती है। उस वक्त के एक इंसान ने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने का इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया कि अगर सोर्स पर 1% भी डाउट हो तो उसने बाकी का 99% डेटा रिजेक्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगाया। ये डेडिकेशन अपने आप में कमाल है। और पेपर ये भी साबित करता है कि कोई भी बड़ा इंसानी काम कंटिन्यूअसली क्रिटिकल एनालिसिस और नई जनरेशन्स के सवालों के दायरे में आता रहता है। स्केप्टिक्स और डिफेंडर्स का ये टकराव ही ज्ञान को जिंदा रखता है। आज हमने बुखारी के सफर से लेकर उनके स्ट्रिक्ट फिल्टर्स, विवादास्पद कंटेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन तक का पूरा एनालिसिस देखा। एक बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा रही। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब एक विचारशील सवाल पर रुककर थोड़ा सोचें।
ये सवाल इस रिसर्च पेपर के अंदर तो नहीं है, लेकिन आज की चर्चा का नेचुरल एक्सटेंशन जरूर है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर इमाम बुखारी ठीक आज के दौर में जिंदा होते, जहां उनके हाथ में हाई स्पीड इंटरनेट होता, एआई टूल्स होते, डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स होते और पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स डिजिटल डेटाबेसेस पर अवेलेबल होते, तो क्या उन्हें उन 600,000 रिपोर्ट्स को फिल्टर करने में फिर भी 16 साल लगते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के जमाने में जब हमारा डिजिटल फुटप्रिंट इतना डीप है, एक एक सेकंड का लोकेशन डेटा और सर्च हिस्ट्री मौजूद है, तो क्या उनके किसी भी खबर को ऑथेंटिक मानने की शर्तें बिल्कुल ही अलग नहीं होती? क्या आज की मॉडर्न टेक उनकी आखिरी कंपाइलेशन को पूरी तरह बदल कर रख देती? किसी को भी इतिहास और टेक्नोलॉजी के इस टकराव पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये विचार। बिल्कुल, इस बारे में खुद से सोचें और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और आगे ले जाएं। आज इस गहरे और रोचक डीप डाइव में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।